खबरें विस्तार से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा पर किए गए ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। हालांकि सत्ता पक्ष के कई नेता डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कई नेता चुप हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां डिप्टी सीएम के बयान पर लगातार हमलावर बनी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव दर चुनाव राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के दिग्गज नेता अब अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर और मथुरा पर सियासत करने से नहीं थकते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर ट्वीट किया है, जिस पर विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी सरकार खासकर डिप्टी सीएम के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर बयान देते हुए बड़ा पलटवार किया है। सपा सांसद बर्क ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को जबरदस्ती दबाया और कुचला जा रहा है। बर्क ने अपने बयान में सरकार को चेतावनी देते हुए मथुरा को बेवजह मुद्दा बनाए जाने की बात कही है। और इन्होंने जितना जुल्म और ज्यादती और मुल्क के बिगाड़ने में जितनी कोशिश की है, इसको बर्बाद किया है, और लेकिन आज तक मुल्क की हालत अभी संवरी नहीं है। मथुरा की जो मस्जिद है उसकी बारी है, तो मतलब ये है कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट पर कायम है। उन्होंने कहा कि मथुरा की तैयारी राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद साफ है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को नई दिशा में लेकर आगे बढ़ गई है। हालांकि शुरू से ही अयोध्या, काशी और मथुरा बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। दरअसल विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, यूपी के नेताओं के बयानों में भी चुनावी तपिश नजर आने लगी है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट विपक्षियों को हवा दे दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या राम मंदिर के बाद बीजेपी के लिए अगला बड़ा मुद्दा मथुरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए मथुरा की बारी है बयान को लेकर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आजकल बड़ा चर्चा में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद है सुखराम सिंह यादव जी। सर, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या और काशी में मंदिर का निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। काफी चर्चा का विषय हो गया है, लगातार आपके सांसदों का भी बयान आ रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई बात नहीं है। जब से ये मंदिर मस्जिद की बात शुरू की है, प्रारंभ से ही वो तीनों बातों को लेकर चल रहे थे। अब वो सत्ता में हैं, सत्ता में आने के बाद में उनका हो सकता है कि इस मामले में नजरिया बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला है। मैं सोचता हूँ उनकी पुरानी प्रवृत्ति है, तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन मथुरा को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि अब बीजेपी का तो एक तरीके से एजेंडा कहिए या उनकी सोच कहिए, वो तो कह रहे हैं कि अब मंदिर निर्माण होगा। सपा क्या सोचती है? देखिए, सपा इस मामले में नहीं चाहती है कि कोई ऐसा विवाद हो जो मंदिर मस्जिद के नाम पर फिर एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में ऐसा वातावरण बने जिससे जनमानस को असुविधा हो।
तो हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी बात अगर होती है तो कोर्ट के निर्णय जो हो उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। ठीक है, सहयोगी सांसद है, विवादित बयान उन्होंने दे दिया कि मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, मैदान में आ जाएगा। ताकत का कहीं ना कहीं एहसास करा रही है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये बयान उन्होंने दिया है तो उनसे आप पूछें कि उन्हें क्या करना है, वो बताएंगे उसको। मायावती कह रही हैं कि बीजेपी का आखिरी हथकंडा है हिंदू मुसलमान करना, जनता इससे सतर्क रहे। मायावती जी समझदार हैं और वो जब बोलती हैं तो कोई ना कोई उसमें उसका अर्थ होता है। मैं सोचता हूँ कोई ना कोई इसका अर्थ होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सपा से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आती है तो ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। सांसद ब्रजलाल ने कहा है कि सपा हमेशा से दलित विरोधी रही है। दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोकना, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मार्च 2017 में चालू कराया था, दलित कर्मियों का हजारों की संख्या में पदावनत करके अपमानित करना अखिलेश यादव का ही काम रहा है। उन्होंने कहा कि दलित महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थानों का नाम बदलना कैसे भूला जा सकता है। सांसद ब्रजलाल ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने जिले का नाम बदलकर अपमान किया। सांसद ब्रजलाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने लखनऊ अम्बेडकर ग्रीन गार्डन का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। अखिलेश यादव जी, चुनावी मौसम आते ही आपने दलितों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। वो तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने अपने कार्यकाल में दलित छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। परीक्षाएं उनकी आ रही थीं। जब 2017 मार्च में योगी आदित्यनाथ जी आए तब उन छात्रों की स्कॉलरशिप उनको दी। दूसरा उदाहरण, कई जिलों के नाम दलित महापुरुषों के नाम पर थे, कई संस्थानों के नाम थे। बाबा साहेब का नाम था भीमनगर, पंचशील नगर, कई जिले थे और आपने आते ही उन जिलों के नाम जो दलित महापुरुषों पर बदल दिया और इस तरह से आपने महापुरुषों का अपमान किया। और हापुड़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी दीपक भूकर की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ठगी करने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी अभियुक्त की 7 करोड़ 24 लाख की प्रॉपर्टी जब्त। अन्य आरोपियों की प्रॉपर्टी तलाश कर रही है पुलिस। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो करोड़ों की आरोपी अभियुक्त की 7 करोड़ 24 लाख की प्रॉपर्टी जब्त। अन्य आरोपितों की प्रॉपर्टी तलाश कर रही है पुलिस। ये निफ्टेक ग्लोबल एक कंपनी थी जिसमें बहादुरगढ़ थाना में इसमें एफआईआर हुई है। लगभग 2 दर्जन के आसपास इसमें एफआईआर हुई है। अभी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो क्राइम ब्रांच से चल रही है, हापुड़ से ही। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनकी आइडेंटिफाई की गई हैं। रिसेंट में एक 14 गैंगस्टर की इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें डीएम महोदय के द्वारा इनकी 7 करोड़ 24 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो हापुड़ की आइडेंटिफाई की और उसको अटैच किया गया है गैंगस्टर 14 के तहत। और बाकी भी हम इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं बुलंदशहर में, गाजियाबाद में भी आइडेंटिफाई हुई हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 करोड़ के आसपास है। उसकी भी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है और उसको भी हम तुरंत ही उनको भी अटैच करवाएंगे और आगे की विधि। और वाराणसी से खबर है, जहां लापरवाही बरतने पर 11 विवेचकों पर कार्रवाई। विवेचना में लापरवाही बरतने की हुई कार्रवाई। 2 महीने से केस डायरी नहीं लिखने का आरोप लगा है। लापरवाही पर सीपी ने जारी किया वार्निंग लेटर। सर्विस रिकॉर्ड में रखा जाएगा ये वार्निंग लेटर। तो विवेचना में लापरवाही बरतने में हुई कार्रवाई। 2 महीने से केस डायरी नहीं लिखने का आरोप लगा है।
और कानपुर में एक अजीब ही मामला सामने आया है। सरकारी ऑफिस से एक बकरी फाइल लेकर फरार हो गई और कर्मचारी आराम फरमाते रह गए। कर्मचारियों की इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो कानपुर के ब्लॉक ऑफिस का है। जब बकरी ने इस काम को अंजाम दिया तब कर्मचारी ठंड से बचने के लिए धूप सेक रहे थे। बाहर ही टेबल कुर्सी लगी थी। लापरवाही का आलम देखिए, उनके सामने ही बकरी चल रही थी लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद बकरी का मूड बदला और वो ऑफिस के अंदर घुस गई। बकरी अंदर घुसी और वहां रखी फाइल को अपने मुंह में दबाकर आराम से निकल गई। फाइल को खाना समझकर बकरी ने चबाना भी शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद जैसे ही कर्मचारियों की नजर पड़ी तो उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और फाइल लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन बकरी तो बकरी ठहरी, उसने भी कर्मचारियों को जमकर छकाया। प्रयागराज में हत्या का आरोप दोस्त पर ही लगा है। शराब के नशे में कैसे वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। प्रयागराज में खूनी खेल, दोस्त ने की दोस्त की हत्या। ठेकेदार को दोस्त ने 7 गोली मारी। जमीन पर पड़े खून के धब्बे। तफ्तीश करती पुलिस किसी वारदात की घटना को बयां कर रही है। खूनी खेल की तस्वीर यूपी के प्रयागराज से है और हत्या का आरोप दोस्त पर ही लगा है। दरअसल अतरसुइया के रहने वाले ठेकेदार बच्चा यादव अपने 3 दोस्तों के साथ रोज मॉडल शॉप पर शराब पीने आता था। रात में भी शराब पीने के बाद तीनों मेडिकल स्टोर पर बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर तीनों में कहासुनी हुई और एक दोस्त ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। एक एक कर बच्चा यादव पर 7 राउंड फायरिंग की गई। पैर और सिर में गोली लगने से बच्चा यादव की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के आरोपी दोस्त अभी फरार है। हमको सर ये जानकारी है कि तीनों आदमी दोस्त थे, राजेश यादव, महेंद्र यादव और बच्चा यादव। हमारी दुकान पे आए, इन लोग पिए खाए, बैठे उठे और 2 साल से इन लोग आते थे। महेंद्र यादव लगभग बराबर आते थे, बच्चा यादव कभी कभी आते थे। तीनों लोग ठेकेदारी करते थे नगर निगम और PWD में। जब मैं सिगरेट पीने चला गया, जब मैं लौट के आया तो देखा बच्चा यादव को गोली लगी थी और महेंद्र यादव और राजेश यादव फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात वाली जगह से 7 खोखे बरामद किए हैं। बच्चा यादव की हत्या की जानकारी होने पर उनकी पत्नी रेणु यादव का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चा यादव को 2 बेटी और 1 बेटा है। ये बच्चा यादव और राजेश यादव और महेंद्र यादव, ये तीनों लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक वीरेंद्र कुमार यादव कंस्ट्रक्शन करके कंपनी बना करके और साथ में ज्वाइंटली ही काम करते हैं। नगर निगम के ठेकेदार हैं तीनों लोग। बच्चा यादव रहने वाले हैं परसुइया थाना क्षेत्र के बाबा जी के बाग के और महेंद्र सलोरी के रहने वाले। राजेश यही का अशोकनगर का। ये तीनों लोग लगभग 1.5-2 सालों से बताया जा रहा है कि इनकी ड्रिल थी कि यहाँ मॉडल शॉप पे आते थे, यहाँ बैठते थे और इसके बाद बगल में जो ये अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान है, यहाँ भी इनकी बैठना उठना था और अक्सर आना जाना होता था साथ में ही। आज भी ये लोग साथ में ही आए थे और ड्रिंक किए थे। ड्रिंक करने के बाद ही आपस में इनकी कहासुनी हुई है, बात बिगड़ी है और उसी में महेंद्र ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से और गोलियाँ चलाई। प्रयागराज में एक और कत्ल हो गया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। प्रयागराज से आलोक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के कुनबे की तस्वीर साफ होती जा रही है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के जरिए जनता को लुभाएंगी। बीजेपी के सामने पुरानी जीत दोहराने की चुनौती है, तो वहीं सपा सत्ता में आने के लिए हर कोशिश कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा में पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ मची हुई है। बीजेपी ने पुरानी जीत दोहराने के लिए बूथ मैनेजमेंट, जातिगत समीकरण बिछाने और यूपी की बदलती छवि पर फोकस कर लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने ज्यादा से ज्यादा गठबंधन करने की रणनीति अपना ली है। 2022 में बीजेपी को विपक्ष में बिछाने के लिए अखिलेश यादव का कुनबा कैसा होगा, उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। उनके गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है।
इसके अलावा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल और कृष्णा पटेल गुट के अपना दल से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं लेबर एस पार्टी भारतीय किसान सेना का सपा में विलय करा लिया है। सपा के इस गठबंधन का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव वोटों में सेंध लगाने की तैयारी की है। मेरठ सहित कई जिलों में बैठकें भी शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए पार्टी ने उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को जाटव चेहरे के तौर पर पेश करने का दांव चला है। पार्टी को उम्मीद है कि बीएसपी का एक बड़ा जाटव वोटर उसके साथ आ सकता है। खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना और कोविड दौर से शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण योजना उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। साथ ही कैराना में हिंदू पलायन जैसे मुद्दे से भी पार्टी को हिंदू वोट एकजुट होने की उम्मीद है। बीजेपी को भी उम्मीद है कि गुर्जर नेताओं के सहयोग से वो गुर्जर मतदाताओं को साध सकती है, क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा, संभल, शामली, बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर में गुर्जर वोट बैंक काफी प्रभाव रखता है। इस तरह पूर्वी यूपी में निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ मिलकर बीजेपी ने निषाद और कुर्मी वोटर को साधने की कोशिश की है। वहीं सियासी समीकरणों के साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई मदद सरकार नहीं कर रही। हम समाजवादी लोग, हम गरीब का दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं। हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो मजदूर के परिवार का हाल क्या होगा। अगर किसान की जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा। हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में 4.5 वर्ष से लगातार देश और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जाति के नाम पर बांटने वाली, चाहे वह सपा हो, चाहे वह बसपा हो, चाहे वह कांग्रेस हो, इन सब से मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जाति के आधार पर समाज को बांटा, समाज में वैमनस्यता पैदा की, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की। बीजेपी विकास योजनाओं के जरिए भी 2017 जैसा इतिहास दोहराना चाहती है। पार्टी के लिए पूर्वांचल कितना अहम है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट पर खास तौर से जोर है। इसके तहत पन्ना प्रमुख से लेकर सभी अहम नियुक्तियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अखिलेश यादव भी विजय यात्रा से अपनी विजय निश्चित करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।